मान्यवर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे यशस्वी भाई जन जन के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मेरे कॉलेज के साथी श्रीमान अनिल जैन कालूगढ़ा जी, हमारे एक और लोकप्रिय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, हमारे लोकप्रिय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी, अध्यक्ष महापौर और अध्यक्ष आप दोनों इस कार्यक्रम में विराजे हैं। आज बाबा महाकाल की नगरी में एक नया प्रकार का शहर को गौरव देने का क्रम जारी हुआ है। यद्यपि हम सब इस बात को जानते हैं, हजारों हजार साल से इस उज्जैनी की अपनी एक अलग पहचान है। काल के प्रभाव में समय बदलता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हर काल, हर युग, हर कल, हर समय, हर अवस्था में अगर किसी नगरी के अस्तित्व मिलता है तो ये हमारी अवंतिका है, प्यारी नगरी जिसका हर युग में हर समय अपना अस्तित्व रहता है और इसके माध्यम से दुनिया यहाँ की आभा कीर्ति प्रसिद्धि से परिचित होती रही। और ये नगरी की तो और बड़ी विशेषता भी, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर काल में अलग अलग नाम से भी कोई पुकारे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस युग में, उस काल में, जिस काल में जिसका जैसा उस दौर का अनुभव आता होगा, उस नाते से इसकी मान्यता उसके नाम अनुरूप हो जाती है। इसलिए अनेकानेक नाम में इसका नाम एक अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, एक नाम अमरावती जिसका अमरता से संबंध आता है, एक नाम पद्मावती जो भगवान विष्णु की प्रिय नगरी, एक कनकवती, एक कुसुमवती, कनक श्रृंगा, ये अलग अलग कारण से अलग अलग समय में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जब स्वर्ण शिखर रहे होंगे, नगर के अंदर रहने वाले नागरिकों के भवन के ऊपर भी जब सोने का पतरा मड़ा हुआ दिखाई देता था, तब इसको कनक श्रृंगा करके भी पुकारा गया। और आखिरी में उज्जैनी अगर कह रहे हैं तो उज्जैनी है अर्थात उत्कर्ष की नगरी। यहाँ जीवन के जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, जिस क्षेत्र में बढ़ना है, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई आध्यात्म के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के, पुरातत्व के, जिस भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जिसकी जैसी भावना, पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है, यहाँ वो केवल अपना पग रखे तो जो जितनी साधना करता है उससे कई गुना ज्यादा उसको फल देने वाली अगर कोई नगरी पृथ्वी पे है तो वो उज्जैनी है। इस नाते से इसकी उज्जैनी पहचान। और काल के प्रभाव में हर युग में, हर काल में भी ये अपने रास्ते भी बना लेती। रास्ते शुरू में लोग अटपटे लगेंगे, ध्यान में आएगा ये क्या हो रहा है, लेकिन मालूम पड़ता धीरे धीरे जो हो रहा है वही सही हो रहा है। और इसी क्रम में आज ये जिस प्रकार से हमने देखा है, आपको ध्यान में होगा कि पिछले समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पहली बार उज्जैन में कैबिनेट हुई थी, हम सब गवाह हैं उसके। इसी स्थान पर कैबिनेट का एक निर्णय हुआ। हमने कहा था कि यहाँ कैबिनेट करने की अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने कैबिनेट की थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री के आने के बाद तो अपने उज्जैनी में और चार चांद लगे। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन दुनिया के लिए एक अलग आकर्षण उत्पन्न करने वाली नगरी के नाते से जान रहा। और केवल उतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि इसी सिलसिले में कई सारे कार्यक्रम, कई सारे काम अलग अलग समय चालू कर दिए गए। हम सब अपने सम्राट विक्रमादित्य को भी जोड़कर देखें तो विक्रमादित्य का रिसर्च सेंटर, विक्रमादित्य के ऊपर होने वाले कार्यक्रम, और विक्रमादित्य के नाम से यहाँ से शुरू करके भारत के बड़े बड़े राज्यों में विक्रमादित्य के महोत्सव का आयोजन जब हैदराबाद की धरती पे पहली बार किया गया तो ऐसा लगा कि दक्षिण के अंदर, लेकिन इस बात का संतोष, विक्रमादित्य हर राज्य में उनकी अलग एक पहचान है। कुछ नाम में थोड़ा सा अंतर आ सकता,
लेकिन विक्रम और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतली, विक्रमादित्य और सिंहासन, विक्रमादित्य और बेताल, ये कमोबेश सब उसकी आभा कीर्ति प्रसिद्धि जानी जाती है। उसी प्रकार से विक्रमादित्य और भर्तरी, उसका भी महत्व सब जानते हैं। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि अपने सिंहस्थ को लेकर के हमने प्रयास किया कि हमारे उज्जैन के अंदर अपने प्रदेश भर के फैले हुए अलग अलग प्रकार के देवस्थान की व्यवस्था के लिए, जैसे राजधानी जब बनी भोपाल, तो हर नगर को कोई न कोई मान मिला जो पुराने प्राचीन नगर थे। उसमें से उज्जैन को हमारी विश्वविद्यालय मिला, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी। इंदौर को हाई कोर्ट मिली और एक्साइज सेलटेक्स का ऑफिस मिला, कमिश्नरी सेलटेक्स इंदौर को मिली। इसी प्रकार से ग्वालियर को आरटीओ और एक्साइज का ऑफिस वहां खुला, राजस्व का ऑफिस भी वहां है। इसी प्रकार से ग्वालियर जबलपुर में हाई कोर्ट का मुख्य ब्रांच मिली, मुख्य बेंच वहीं है, मुख्यालय वहीं है। लेकिन हमारा उज्जैन थोड़ा पिछड़ा, क्योंकि हम अपने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थल के कारण से, सांदीपनी की नगरी है, इसीलिए हम उसकी बात में खुश थे कि विश्वविद्यालय यहाँ खुल गया, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन काल के प्रभाव में विश्वविद्यालयों का क्रम टूटा और कई जगह विश्वविद्यालय खुले, और विश्वविद्यालय खुलना भी चाहिए, इससे कोई मना नहीं, लेकिन वो गौरव हमारा कम हुआ जिसके कारण से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस गौरव में वृद्धि करने के लिए आज का दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा, जिसके माध्यम से कमिश्नरी का नया कार्यालय प्रदेश भोपाल से चल करके अपने यहाँ उज्जैन से, और हम तो इसकी चाह रखते ही हैं, उज्जैन से बाबा महाकाल सहित सभी देवस्थानों के लिए अगर धनराशि की मंजूरी होती है, मंदिर के रखरखाव को से लेकर निर्माण की सभी बात होती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। और तो हमारी जितने भी देवस्थान पे जाने वाली धार्मिक यात्रा हैं, उन यात्राओं का भी इसी विभाग के माध्यम से संचालन होता है। हमारे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं के लिए सूची का चयन और बाकी की व्यवस्था वो सब इसके माध्यम से होती है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण को लेकर भी लगभग 26 करोड़ रुपया का बजट अपने इस कमिश्नरी के माध्यम से विकास की दृष्टि से दिया जाता है। अपने इसी मंत्रालय, इसी कमिश्नरी के माध्यम से हमारे लिए आजकल तो पर्यटन में हमने धार्मिक तीर्थाटन में वायु सेवा भी जोड़ी, तो प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, गंगा सागर ऐसे स्थानों पर जब तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई यातायात का लाभ लेंगे, हवाई यातायात का, तो हवाई यात्रा की दृष्टि से भी ये यहाँ से कमिश्नरी अपना एक बड़ा रोल रखेगी। और खास करके हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है कि जब हमने कहा कि हमारे अपने आज के बदलते दौर में जब यहाँ ये कार्यक्रम ला रहा है, तो हमने इससे आगे बढ़कर एक योजना और बनाई कि जब बाबा महाकाल के महालोक की चिंता कर रहे हैं, तो बाकी देवस्थान जैसे सलकनपुर, ओरछा, दतिया, ओंकारेश्वर, ऐसे सभी देवस्थानों पर भी विकास के क्रम में और नए काम किए जाएंगे। महालोक 13 स्थान पर ऐसे अलग अलग कारण से बना रहे हैं, तो उनका आधार जो उज्जैन बनेगा, जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। मंदिर तो मंदिर, मंदिर से जुड़ी हुई देवस्थान की भूमियां अलग अलग क्षेत्र में बिखरी हुई है, उनके माध्यम से उनका सही संयोजन करते हुए देवस्थान के वो काम में आए और सरकार की निगाह में भी रहे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उस नाते से भी यही कार्यालय बड़ा भूमिका अदा करेगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसलिए और गौरवान्वित हूँ जब ये यहाँ हमारा अपना संचालनालय खुल रहा है, तो संचालनालय के साथ हमने सबने 2 निर्णय और किए। 2 निर्णय किए। एक निर्णय ये किया है कि हमारे अपने भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण चिन्ह पड़े, यहाँ जहाँ उनने पग धरे, वो देवस्थान तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी हमने कामना की है, और सरकार का निश्चय है कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है, वो भी देवस्थान की तरह धार्मिक तीर्थ के पर्यटन के केंद्र बने, तीर्थाटन के केंद्र बने, हमारी आस्था के केंद्र बने। उसमें भी महती भूमिका यही संचालनालय निभाएगा। मेरी यही मन में भावना भी है और कामना भी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में भी काम होगा। चूंकि हमने तब देखा क्रम से कि जब सिंहस्थ के लिए समय कम बचा था और थोड़ा चिंता लग रही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि इसी साल के बजट में हमने 500 करोड़ रुपए की राशि सिंहस्थ के लिए रखी है।
सिंहस्थ केवल उज्जैन का नहीं है, सिंहस्थ उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। उस नाते से भी ये संचालनालय इसकी बड़ी भूमिका रखेगा। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे लिए आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खास करके देवस्थानों के माध्यम से स्ववित्तीय प्रबंधन वो करे, उनकी व्यवस्था ठीक से संचालित हो, उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वो सरकारी दृष्टि से हरेक का योगदान ले, और इसलिए नवीनता का भी प्रयोग करना और पुरातन प्राचीन व्यवस्थाओं पे भी पकड़ बनाए रखना। नवीनता के आधार पर जैसा हमने सबने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहली बार वैदिक घड़ी अपने दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश में उज्जैन से हमने पहली बार उसका लोकार्पण करके दिखाया। मंगल तिथियों का अपना समय, मांगलिक कार्यों का महत्व, राशि पथ। अब कभी राशि पथ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमने सूर्य पथ का देखा है, चंद्र पथ को देखा है, लेकिन राशि पथ भी अपनी एक महत्ता रखता है। 12 राशियों का अपना एक पथ होता है। 12 राशियों का पथ कैसा होता है तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि जैसे 360 डिग्री का पृथ्वी का अपना गोला है और ये हमारी राशियां प्रत्येक 30-30 डिग्री पे बैठी हुई, और 12 राशि में 36, ये 360 पूरा हो गया। और इसलिए कोई किसी की राशि में कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उस राशि के आधार पर सूर्य से उसकी दूरी कितनी है इस आधार पर गिनती करते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पर पत्रिका बनाने वाले इस जोड़बाकी का हिसाब रखते हैं, तो वो कहते हैं कि शनि की दशा एक बार लगी और जीवन में दूसरी बार नंबर ही नहीं आता। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण ये होता है कि सूर्य भगवान की दूरी शनि देवता से हमारी इस आयु वर्तमान में मध्य अपनी पृथ्वी की 360 दिन की कल्पना में हमारे 1 वर्ष की तुलना में वो 29.5 साल में अपना 1 वर्ष पूरा करता है, जो हम 365 दिन में करते हैं। अर्थात शनि के 3 साल हमारे 100 साल के बराबर। इसलिए एक व्यक्ति की आयु में अगर सारे ग्रह प्रवेश करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे करते करते शनि की आयु होते होते जब तक 200-300 साल जिएगा तो दूसरी बार आएगा। एक बार की उम्र में 100 साल में तो नहीं आने वाले हैं। इसलिए शनि देवता एक ही बार आते हैं, अगली बार उनका नंबर ही नहीं आता। ये अपनी ज्योतिषी गणना का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इनका सबका अपना कैलकुलेशन है, जिस आधार पर अब दुनिया हमारे उस प्राचीन ज्ञान को भी मानती है, उसको जानती भी है। इस आधार पर भारत का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे कई कामों को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से तैयारियां की हुई है। सिंहस्थ को लेकर के टास्क फोर्स भी बनाया अधिकारियों का। सिंहस्थ के आधार पर हमने अपने सभी अधिकारियों को काम भी बांटा है। एक SCS की नियुक्ति भी कर दी है कि वो यहाँ व्यवस्थाओं का संचालन शीघ्र करे, और शीघ्र अतिशीघ्र मैं अधिकारियों से भी कहूँगा वो अपने काम की पकड़ बनाते हुए जितने जल्दी कर सकते हैं वो सभी करें। इसी प्रकार से देवस्थान के सभी पुजारियों की मानदेय देने की व्यवस्था भी इसी संचालनालय के माध्यम से होती है, और लगभग 30 करोड़ रुपया का मानदेय भी इसी व्यवस्था के आधार पर बढ़ता है। तो इस व्यवस्था के संचालन का भी यही केंद्र बनेगा, क्योंकि अब देवस्थान से जोड़कर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। मुझे बात ध्यान में आती है कि आज हमारे अपने सनातन धर्म के लेकर और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर बगैर बुलावे के राशियों के आधार पर आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य होता है कि जैसे सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, इन राशियों के आधार पर लोग सतत अपने आप खींचे चले आते हैं। कोई किसी को पीले चावल देने नहीं जाते। अपने जो व्यवस्था है, अभी तो बहुत सुव्यवस्था हो रही है, कभी कभी खराब व्यवस्था रहती तब भी लोग अपनी जान की बाजी लगा करके उस अवसर विशेष के लिए दौड़ते हुए अपने आप आते हैं। ये जो हमारे मेले हैं, इन मेलों का अपना महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का मेला पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और व्यवस्थाओं में बेहतर से बेहतर हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी महती भूमिका हमारा ये कार्यालय करेगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई, शुभकामना। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बने हुए हमारे अपने धर्म अध्यात्म की या हमारी गतिविधियों के या मेले ठेले की यात्राओं के जो क्रम है, उन क्रम में और 4 चांद लगे। उस क्रम को लगातार अच्छा करने के लिए भी हमने लगातार ध्यान दिया। आपको ध्यान में होगा कि हमारे आमतौर पर महाकाल की महासवारी यानी शाही सवारी की चिंता करते थे, और शाही सवारी तो अच्छी होती है और धीरे धीरे उसके अंदर और आनंद आता जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि केवल शाही सवारी तक रुकने की जरूरत नहीं है, हर सवारी शाही सवारी हो जाए, ये प्रयास होना चाहिए।
तो सवारी में केवल भीड़ बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। सवारी के सभी पक्षों पे हमारी प्रॉपर पकड़ होना चाहिए। सवारी से संदेश निकल के आना चाहिए। सवारी में समय के साथ सुधार होते रहते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है और इस आधार पर उज्जैन सदैव से इस मामले में जागृत रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने एक क्रम बनाया है कि हमारा लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश और ट्राइबल के बहुत सारे जिले हैं, उनके अपने परंपरागत वाद्य है, उसके आनंद की मंडलियां हैं। तो हर जिले से अलग अलग लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो वो क्रम भी लगातार जारी है। हर बार अलग अलग जिलों के लोग आकर के बाबा महाकाल के जयकारे में झूमते हैं, तो लगता है कि हमारी अपना ये जो बाबा की सवारी लगता सबको आशीर्वाद देती दिखाई दे रही। कई लोग तो पहली बार बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उस आनंद में सहभागी हो रहे हैं। मंत्रियों का क्रम भी इसी प्रकार से जारी है कि प्रदेश के अलग अलग मंत्रियों को हमने अलग अलग तरह से आमंत्रित कर उनको जोड़ने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक अपने मंत्री अलग अलग जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। अब हमने अपने राज्य के बाहर के मुख्यमंत्री को भी बुलाना चालू किया कि आप सोमवार के दिन दर्शन करने आओगे तो वो आनंद लगाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे संक्षिप्त निमंत्रण पर या मेरे आग्रह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी आके गए हैं अपने यहाँ। जोरदार अभिनंदन करो उनका। ये आज बाबा महाकाल के दर्शन करके एक तरह से उनने हमारे अपने सावन के समापन के साथ बाबा की उस आस्था के साथ जुड़ करके हमारे उस संकल्प की पूर्ति की है जो हमने प्रारंभ किया था। आज सीआरपी का इवेंट हमारे साथ जुड़ेगा। हमने ये प्रयोग भी किया कि अलग अलग प्रकार के इवेंट आए और आनंद के साथ जुड़े। अगले 26 तारीख के क्रम में एसएफ का बैंड आने वाला है। ये अलग अलग जो बैंड वाद्य है उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहली बार झूम के अलग अलग प्रकार के वाद्य और सरकारी व्यवस्था पे भी ये सम्मान के साथ दिखाई देना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से एसएफ का बैंड आएगा और आखिरी सवारी तो हमारी होती है जब उज्जैन के सारे बैंड हमारे जितने भी हैं वो सब धूमधाम से चलेंगे। सदा एसपी साहब, कलेक्टर साहब और बाकी लोग भी हमारे बैंड वालों को जरा अच्छी आप उनकी मदद भी करना। बेचारे गरीब तो है लेकिन दिल से सब करते हैं, उनका अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छी व्यवस्था से खूब अच्छी उनकी प्रबंधन कराइए। बाबा की सवारी धूमधाम से ऐसी निकलना चाहिए जो भूतो न भविष्य थी और उसमें टाइम लगते जाए, बढ़िया होती जाए। आज के इस अवसर पर चूंकि बात अपने सारे देवस्थान की हो रही है तो महाकाल के प्रबंधन में और नगर के अंदर भी कुछ सौगात देने का प्लान बनाया था कि मंदिर का हमारा ये सब स्थान जब हो रहा है तो लड्डू बंटना चाहिए। लड्डू बंटते कैसे हैं तो हमारी तो मुख्यमंत्री आए तो घोषणाओं से ही बढ़ते हैं जिसमें भविष्य में कोई सौगात मिल जाए। तो भविष्य के सौगात की दृष्टि से महाकाल और बाकी जगह जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, हमारे दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 थानों की मुझे बताया गया कि इसकी आवश्यकता है। तो नए 2 थाने खोलने की आज मैं घोषणा करता हूँ। नए निरीक्षक के 2 थाने नए अपने पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें एक थाना बाबा महाकाल के महालोक के नाते से जाना जाएगा जो अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी जवाबदार रहेगा। अभी महाकाल थाने पे दोहरा जवाबदारी रहती है और बाहर भी और अंदर भी, तो ये कष्ट हो गया। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए बाहर की दृष्टि से ही होना चाहिए। इसी प्रकार से नई कॉलोनियां बहुत बन गई और हमारे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग रोड बन गए, अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है। तो एक थाने की ओर इनने मांग की थी, जिला प्रशासन ने जो दूसरे थाने की मांग की है, थाना इंदौर रोड तपोभूमि के पास नवीन पदों के साथ स्वीकृत करने की मांग की गई। अभी ताली बजा दी, मैंने घोषणा तो करी। अभी तो मांग की ऐसा बताया है, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी आप मांग लेते हैं। अभी मांग इसी क्या जल्दी भरा जाए, आप मान लेंगे। आपने कहा था मानेंगे, महामंत्री है हम तो मुख्यमंत्री, तुम महामंत्री हो, तुम्हारी बात को कैसे टाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है। और खास बात ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनके कष्ट हैं, उनकी परेशानी है। तो इसमें और बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से बेहतर होगा कि आप हमारे होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए।
तो हमारे अपने होमगार्ड्स पे अनुशासन भी रहता, व्यवस्था भी रहती है। प्राइवेट एजेंसी में कई कष्ट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेतन का भी झगड़ा रहता है। तो हमने प्रशासन की ये मांग भी मान ली है। इस अवसर पर 400 या जितने ये पद मांगेंगे वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूँ, ताकि ये प्रबंधन भी हो जाए। और उनके अपने इस काम के संचालन में एक जरूर निवेदन करूंगा कि 400 लो या 600 लो, जिसकी ड्यूटी लगाओ उसकी 15-15 दिन में रोटेशन करते रहना। जिसको ज्यादा दिन बिठाओ वो पगला जाता है। तो थोड़ा सिस्टम को बनाए रखेंगे। मेरी अपनी ओर से हजमादी पार्षद पे भी लगता है। भारत माता की